की दूरी लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 111 मील, ऑप्शन बी है 121 मील, ऑप्शन सी है 111 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 121 किलोमीटर। तो देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अक्षांश रेखा के बारे में बताते हैं। यह रेखा पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा है। खींची गई कौन सी रेखा है? तो काल्पनिक रेखा है। अब देखिए अगर पूछेगा कुल अक्षांश कितना है, कुल अक्षांश रेखा है, याद रखिएगा कुल अक्षांश रेखा है 181 है। कुल 181 अक्षांश रेखा है, जिसमें 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण के बीच अक्षांश शामिल है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन ए है 22 नवंबर, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर, ऑप्शन सी है 22 मार्च, ऑप्शन डी है 22 जून। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस दिन को शीतकालीन अयनांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए यह हुआ समय है जब उत्तरी गोलार्ध, देखिए यह हुआ समय है जब उत्तरी गोलार्ध, याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध सूर्य से सबसे दूर होता है। सूर्य दूर होने की वजह से क्या होगा? दिन छोटा होगा और रात लंबी होगी। दिन छोटा और रात लंबी, याद रखिएगा रात लंबी और दिन छोटा कब होता है? रात लंबी और दिन छोटा कब होता है? 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दिन कौन सा होता है? ऑप्शन है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 21 सितंबर, ऑप्शन सी है 21 जून, ऑप्शन डी है 21 अप्रैल। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, याद रखिएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन या सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और याद रखिएगा अगर दिन बड़ा होगा तो रात छोटा होगा, याद रखिए तो कब होता है? 21 जून को। याद रखिएगा दिन बड़ा और रात छोटा कब होगा? तो 21 जून को होगा। अब देखिए इसमें जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, इस दिन क्या होता है? सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर होता है, कर्क रेखा पर होता है। तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है, सूर्य की ओर झुक जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन का प्रकाश सबसे लंबा होता है, याद रखना है। तो क्या हो गया? सबसे लंबा दिन कब होगा? 21 जून को, दिन बड़ा और क्या? रात छोटा। और देखिए याद रखिएगा एक चीज और याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पे पड़ती है।
वो मध्य रेखा पे पड़ती है। पृथ्वी को, पृथ्वी की इस स्थिति को, इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, विषुव, विषुव कहा जाता है, याद रखिएगा। 21 को स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है अक्षांश, ऑप्शन बी है देशांतर, ऑप्शन सी है समदाब रेखाएं, ऑप्शन डी है समताल रेखाएं। तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया? दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? ऑप्शन ए है 2 मिनट, ऑप्शन बी है 4 मिनट, ऑप्शन सी है 6 मिनट, ऑप्शन डी है 8 मिनट। तो दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। याद रखिएगा, क्या जब अगर दो देशांतरों के बीच, दो देशांतर के बीच 1 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री का अंतर है, तो उनके बीच 4 मिनट का समय अंतर रहता है, समय अंतर होता है। और अगर दो देशांतरों के बीच, दो देशांतर के बीच 15 डिग्री का अंतर है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। 15 डिग्री का अंतर हो तो उनके बीच 1 घंटा का समय अंतर होता है, समय अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट, से कौन सा आग्नेय सेल नहीं है? आग्नेय सेल का उदाहरण कौन सा नहीं, ये बताना है। ऑप्शन ए है डोलोमाइट, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है बेसाल्ट, ऑप्शन डी है गेब्रो। तो देखिए आग्नेय सेल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो डोलोमाइट आग्नेय सेल का उदाहरण नहीं है। देखिए आग्नेय सेल का उदाहरण कौन कौन सा है? तो आग्नेय सेल का उदाहरण ग्रेनाइट है, याद रखिएगा, ग्रेनाइट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये सब आग्नेय का उदाहरण है। डायोराइट है, गैब्रो है, ऑक्सीडियन है, ऑक्सीडियन, प्यूमाइस है, डोलोराइट है और एंडेसाइट है। अब देखिए अगर डोलोमाइट के बाद पूछा जाएगा तो डोलोमाइट के बारे में अगर बात किया जाए तो डोलोमाइट एक तलछटी कार्बोनेट चट्टान है, कार्बोनेट चट्टान है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का बना होता है, कार्बोनेट से बनता है या बना होता है। को कहा जाता है हवा, तो यानी हवा के वेग को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए है कूलम्बीटर, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है साइनोमीटर, ऑप्शन डी है क्रोनोमीटर। तो देखिए हवा के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये हवा के वेग को मापता है ये एनीमोमीटर, किसी पदार्थ के स्थिर विद्युत आवेश को, स्थिर विद्युत आवेश को मापते हैं। एनीमोमीटर तो हवा के वेग को मापते हैं। साइनोमीटर क्या होता है? नीलापन मापने के लिए, नीलापन मापने के लिए। अब देखिए आप पूछिएगा कि नीलापन क्या चीज मापा जाता है, तो खास करके आकाश के नीले रंग की जो है तीव्रता मापा जाता है साइनोमीटर से। तो आकाश के नीले रंग की तीव्रता क्या चीज से मापा जाता है? तो साइनोमीटर से।
आप देखिए क्रोनोमीटर क्या क्या होता है, तो क्रोनोमीटर क्या है, एक बेहद समय मापने का। आप देखिए क्रोनोमीटर एक बेहद सटीक समय मापने का वाला उपकरण है, मापने वाला उपकरण है, जिसे खासकर नाविक जो है देशांतर निर्धारण के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाविक क्या करते हैं, याद रखिएगा, नाविक देशांतर निर्धारण के इस्तेमाल के लिए, याद रखिएगा। मंडल में सबसे नीचे वाली परत है, ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्षोभ मंडल के बारे में बताते हैं, यह पृथ्वी के सतह शुरू होती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सतह से शुरू होती है, सतह से शुरू होती है, याद रखना है। और इसे देखिए यह लगभग 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैली है। 10 किलोमीटर ऊपर तक क्या हुआ, फैली है। देखिए वायुमंडल के सबसे बाहरी, अगर क्वेश्चन में एक चीज और बता देते हैं इसमें, वायुमंडल के सबसे बाहरी परत या वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत, देखिए एक चीज और बताते हैं क्वेश्चन में, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत, बाहरी मंडल होता है। इसी मंडल में उपग्रह पृथ्वी परिक्रमा करते हैं। देखिए इसी मंडल में, बाहरी मंडल में ही, इसी मंडल में उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह याद रखना है। रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो रेडियो तरंगों को कौन से मंडल परावर्तित करती है, ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है संताप मंडल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह परत आयन मंडल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए समताप मंडल के बारे में बताते हैं, तो समताप मंडल एक चीज और देख लीजिए, समताप मंडल के बारे में बताते हैं। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है। वायुमंडल की क्या है, दूसरी परत होती है जो क्षोभ मंडल से ऊपर होती है। याद रखिएगा, जो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर होती है। यानी याद रखिए, यानी याद रखना है, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर होता है कौन सा मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर। अब देखिए कोई भी वायुयान जो उड़ती है वो किस मंडल में उड़ती है, तो वायुयान जो उड़ती है वो समताप मंडल में उड़ती है। अब देखिए ओजोन मंडल के बारे में बताते हैं। ओजोन, याद रखना, ओजोन परत समताप मंडल में मौजूद है, समताप मंडल में मौजूद है। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा समताप मंडल के बारे में, तो समताप मंडल क्या है, वायुयान कहाँ उड़ती है, वायुयान जो उड़ती है समताप मंडल में उड़ते हैं। ये क्यों उड़ते हैं वायुयान समताप मंडल में, क्योंकि यहां पर क्या होता है, समताप मंडल में तापमान स्थिर होते हैं और बादल कम होता है और हवा का दबाव भी अनुकूल होता है, इसलिए वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत कौन होती है, जो क्षोभ मंडल ठीक ऊपर होती है, वो समताप मंडल होती है। समताप मंडल में ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में मौजूद होता है। अब देखिए एक चीज और बताते हैं कि सतह से 12 से 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक, तो ये देखिए समताप मंडल कहां तक है, 12 से 50 किलोमीटर, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक। सांगपो भी कहा जाता है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी,
ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्रा। तो सांगपो किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा को सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में, याद रखिएगा तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमालय, ऑप्शन डी है पंजाब। तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए सलाल जल विद्युत परियोजना का संबंध जम्मू कश्मीर से है। अब देखिए ये किस नदी पर है, अगर क्वेश्चन पूछेगा किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी है शिव खेरा, ऑप्शन सी है प्रमोद बत्रा, ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। तो लिविंग विद ऑनर बहुत ही फेमस बुक है, जिनकी रचना किसने की, जिसके लेखक कौन है? शिव खेरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कपूर को निम्न विधि द्वारा शुद्ध किया करते हैं। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? ऑप्शन ए है आसवन, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वापातन, ऑप्शन सी है क्रिस्टलन, ऑप्शन डी है अवसादन। तो कपूर को ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वापातन विधि क्या है? ऊर्ध्वापातन याद रखिएगा, ऊर्ध्वापातन एक ऐसी अभिक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में, परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो क्या हो गया? कपूर को निम्न विधि द्वारा शुद्ध करते हैं, तो कौन सा हो गया? ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा तत्व उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है? उर्वरकों में उपस्थित नहीं होने वाला तत्व नहीं है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, वो है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। ऑप्शन ए टेप वर्म, ऑप्शन बी है सिल्क वर्म, ऑप्शन सी है थ्रेड वर्म, ऑप्शन डी है अर्थ वर्म। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है वह है अर्थवर्म। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है कायनिक जनन, ऑप्शन बी है अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी है लैंगिक जनन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए है इन्वर्टेज, ऑप्शन बी है एमाइलेज, ऑप्शन सी है डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन डी है एनहाइड्रोज। तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देखिए ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज है। यह एंजाइम याद रखिएगा, यह एंजाइम लार ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध का धर्म दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था? ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी है द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी है तृतीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन डी है चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो किसमें जो है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कौन कौन में बटा था? तो हीनयान और महायान। अब देखिए ये कहां हुआ था? वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। याद रखने, कश्मीर के कुंडल वन में। अब देखिए इससे बात करते हैं कि ये जो इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किए थे।
अध्यक्षता वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष, उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। एक चीज और पूछ देता है, चतुर्थ बहुसंगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, चतुर्थ बहुसंगीति कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष ये अश्व घोष थे। तो उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, अश्व घोष थे। शासक के बारे में पूछेगा, किसके शासनकाल में हुआ था चतुर्थ बहुसंगीति? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो कौन दो भागों में बटा था? हीनयान और महायान में। और कहां हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्थापत्य काल का स्वर्णिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो किसके किसे कहा जाता है, किसके शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णिम कहा जाता है? तो शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बीबीआई कर दी इस क्वेश्चन को। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन बी है कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी है नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन डी है कोलकाता अधिवेशन। तो असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव कोलकाता अधिवेशन के में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, अध्यक्षता लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने की थी। कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है रेड क्लिफ भारत और चीन, ऑप्शन बी है डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन डी है हिंडनबर्ग फ्रांस और बेल्जियम के बीच। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो मैगिनेट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए रेड क्लिफ के बारे में अगर बात करें तो रेड क्लिफ किसके किसके बीच है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब देखिए ये जो है डुरंड रेखा पाकिस्तान, याद रखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। मैगिनोट तो पता है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच। हिंडनबर्ग किसके बीच है? देखिए हिंडनबर्ग बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ये रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पी तरंगे, ऑप्शन बी है एस तरंगे, ऑप्शन सी है एल तरंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी एल तरंग जो होता है सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन सी है ली कमीशन योजना, ऑप्शन डी है हंटर मिशन। तो किस योजना के आधार पर संविधान सभा गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है इस्पात की, ऑप्शन बी है नर्म लोहा की, ऑप्शन सी है पीतल की, ऑप्शन डी एल्युमिनियम की। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला होता है? ऑप्शन ए है समतल, उत्तल और अवतल, ऑप्शन बी है समतल व अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल व अवतल, ऑप्शन डी है समतल व उत्तल। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण समतल व उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। दर्पण से बनाने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। समान आकार का होता है। उत्तल के बारे में बात करते हैं अगर,
तो उत्तल दर्पण हमेशा एक छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। किस शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है बलबन। तो किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन ये देता है कि किस शताब्दी में आया था, किस कब आया था, तो 1333 में आया था। इब्न बतूता भारत 1333 में आया था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं सुमेलित है? अब देखिए हीराकुंड परियोजना महानदी पर, इसका संबंध कहां से अगर पूछेगा हीराकुंड का, तो ये उड़ीसा से है। देखिए काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी, ये भी सही है। इसका संबंध काकरापारा का संबंध कहां से? गुजरात से है। अब देखिए दुलहस्ती परियोजना का संबंध चिनाब नदी, जो कहां है? जम्मू कश्मीर से है, ये भी सही है। जायकावाड़ी परियोजना, देखिए जायकावाड़ी परियोजना यहां पर गलत दे रखा है, कृष्णा नदी पर नहीं है। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, याद रखिए गोदावरी, जिसका संबंध कहां से है? तो जिसका संबंध महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रवृत्ति की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए है डी ब्रोगली, ऑप्शन नंबर बी है एंडरसन, ऑप्शन नंबर सी है पॉली, ऑप्शन नंबर डी है अर्नेस्ट मार्सडेन। तो कौन किया था इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रवृत्ति की खोज? डी ब्रोगली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है सोडियम। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, ऐसा भी करके पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह, याद रखना है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो पृथ्वी है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो शनि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए शनि की जो है मुख्य रूप से क्या चीज का बना होता है? तो शनि हाइड्रोजन और हीलियम से बनाता है, जो हल्की गैस होता है। इसके कारण क्या होता है? इसका घनत्व कम होता है। हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो बहुत हल्की गैस है, जो जिसके कारण क्या होता है? इसका घनत्व कम होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और